2023 के नोबेल प्राइजेस के अनाउंसमेंट चालू हो गए हैं और सबसे पहले फिजियोलॉजी के नोबेल प्राइज़ को अनाउंस किया गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम नोबेल प्राइजेस को डिस्कस करने वाले हैं। 2023 के जो नोबेल प्राइजेस हैं उनका अनाउंसमेंट चालू हो गया है और सबसे पहले यहाँ पर फिजियोलॉजी के नोबेल प्राइज़ को अनाउंस किया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन को यहाँ पर फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ मिला है, कौन सी डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नोबेल प्राइज़ के संक्षिप्त इतिहास को भी देखेंगे और लास्ट में फ्रेंड्स हम शॉर्ट एमसीक्यू सेशन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं किसको 2023 के फिजियोलॉजी के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023 दो लोगों को दिया गया है। यहाँ पर हंगरी की कैटलिन कैरियोके और यूएसए के ड्यू वेस्टमैन को ये प्राइज़ दिया गया है। अब सवाल आता है कि इनको नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन को लेकर जो डिस्कवरी थी उसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर साइंटिस्ट को हेल्प मिलती है कोविड-19 के खिलाफ सही तरीके से और इफेक्टिव तरीके से mRNA वैक्सीन बनाने में। और हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 को हराने के लिए वैक्सीन की कितनी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर सही तरीके से mRNA वैक्सीन बन सके कोविड-19 के लिए, उसमें इनकी डिस्कवरी काम आती है। इसलिए यहाँ पर इनको इस साल का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, कैटलिन कैरियोके जो हंगरी से आती हैं और ड्यू वेस्टमैन जो यूएसए से आते हैं। इनको 2023 का फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ यानी कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है। आइए फ्रेंड्स, अब थोड़ा mRNA वैक्सीन के बारे में समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम वैक्सीन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि वैक्सीन या वैक्सीनेशन का बेसिकली ये काम होता है कि जब भी हमारे ऊपर किसी भी वायरस का, बैक्टीरिया का या फिर किसी बीमारी का अटैक हो तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए और उसको हराने में वो कारगर रहे। यहाँ पर हम पर्टिकुलर डिसीज़ के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें पोलियो की, मसल्स की या येलो फीवर की, इनके खिलाफ हमको वैक्सीन देखने को मिलती हैं। ये जो यहाँ पर हम हर पर्टिकुलर बीमारी के खिलाफ वैक्सीन देख रहे हैं, अगर हम बात करें वो बनती कैसे है, तो बेसिकली यहाँ पर हर वैक्सीन जो है वो बेस्ड होती है किल्ड और वीकेंड वायरसेस पे। हम उसी वायरस का यहाँ पर वीक वर्जन या फिर किल्ड वर्जन यूज़ करते हैं उस वैक्सीन को बनाने में, और उसको इतनी कम मात्रा में यूज़ किया जाता है ताकि हमारी बॉडी जब भी उस वायरस की एंट्री हो तो उस वायरस को पहचान सके और उस वायरस से लड़ने के लिए कौन सी एंटीबॉडीज़ बनानी है वो बना सके। तो जब भी वो वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी उसको पहचान जाएगी और उस वायरस से लड़ने के लिए हमको कौन सी एंटीबॉडीज़ चाहिए वो बनाना चालू कर देगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन जो है हमको हेल्प करता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो है नॉर्मल वैक्सीनेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें किसको यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला था वैक्सीन डेवलप करने के लिए, तो 1951 में हम देखते हैं मैक्स टीलर को येलो फीवर वैक्सीन बनाने के लिए मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला था। धीरे धीरे फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर प्रोग्रेस होती है और इस प्रोग्रेस में ये बदलाव आता है कि जहाँ पर पहले वैक्सीन हम वायरस के वीक वर्जन से या फिर किल्ड वर्जन से बना रहे थे, अब हम वैक्सीन वायरस के इंडिविजुअल कंपोनेंट से भी बना सकते हैं और यहाँ पर अब हमको पूरा वायरस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से वैक्सीन और कारगर बनती है और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाती है हमारी बॉडी जब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को यूज़ करते हैं किसी भी वायरस के वैक्सीन बनाने में। तो ये धीरे धीरे निरंतर प्रक्रिया चल रही थी। यहीं पर एक मेजर एडवांसमेंट आता है जब हम mRNA वैक्सीन को यूज़ करना चालू करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, mRNA वैक्सीन होती क्या है, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा mRNA के बारे में पता होना चाहिए। mRNA बेसिकली मैसेंजर RNA होता है। हमारी बॉडी की जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो DNA के अंदर स्टोर होती है और DNA जो है फ्रेंड्स वो प्रोटीन बनाता है। यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम के लिए एंटीबॉडीज़ चाहिए वो भी यहाँ पर DNA ही बनाता है, मगर DNA वही काम करता है जो उसको मैसेज मिलता है RNA से। तो यहाँ पर mRNA बेसिकली DNA को मैसेज देता है कि उसको क्या काम करना है और किस तरह का प्रोटीन बनाना है। तो ये काम होता है बेसिकली mRNA का। और यहाँ पर जो mRNA वैक्सीन्स हैं वो बड़ी खूबसूरती से काम करती हैं। होता यह है कि mRNA वैक्सीन के अंदर इस तरह से मैसेज डाले जाते हैं जिससे हमारी बॉडी को लगता है कि वायरस का अटैक हुआ है, मगर ऐसा होता नहीं है। और इस अटैक से लड़ने के लिए हमारा DNA फिर फाइटिंग प्रोटीन्स, जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, वो बनाना चालू कर देता है। तो इस तरह से mRNA को यूज़ किया जाता है प्रोटीन बिल्ड करने के लिए, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, और यही एंटीबॉडी अल्टीमेटली वायरस से फाइट करती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से mRNA वैक्सीन्स काम करती हैं। यहाँ पर mRNA वैक्सीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। mRNA वैक्सीन के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। सबसे पहली बात तो ये नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, यानी कि इनसे संक्रमण फैलने का खतरा ख़त्म हो जाता है।
ये नॉन इंटीग्रेटिंग होते हैं नेचर में, यानी कि इनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है जिससे दूसरे काम, दूसरे प्रोटीन प्रभावित नहीं होंगे। mRNA वैक्सीन जो होती है वो हाईली इफेक्टिव होती है, यानी कि बहुत कारगर वैक्सीन mRNA के थ्रू हम बना सकते हैं। और mRNA वैक्सीन जब बनती है तो ये फुली सिंथेटिक होती है। यहाँ पर किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हमने देखा, हमको ना ही किल्ड वायरस चाहिए ना ही कोई वीक वायरस चाहिए। हम यहाँ पर खुद ही मैसेज बना लेते हैं जिससे हमारी बॉडी को ये लगता है कि वायरस का अटैक हुआ है, मगर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ कोडिंग से खेल रहे हैं बेसिकली। तो मैसेज के थ्रू ही यहाँ पर हम सिंथेटिक वैक्सीन बना लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इन्फेक्शन का और बाकी चीज़ों का खतरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। इतने सारे एडवांटेज की वजह से ही हम देखते हैं कि mRNA बेस्ड वैक्सीन्स को आजकल प्रेफरेंस दी जाती है, और जो आने वाले समय में हमको वैक्सीन्स देखने को मिलेंगी वो अधिकतर mRNA बेस्ड ही होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि 2023 का जो मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया है कैटलिन कैरियोके और ड्यू वेसमैन को, उनकी जो डिस्कवरी थी न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन की, उसी की डिस्कवरी की बदौलत है कि हम mRNA वैक्सीन को सही तरीके से बना पाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ये, इसका महत्व हम समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 2023 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ इनको जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम नोबेल प्राइज़ के संक्षिप्त इतिहास को डिस्कस कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ये पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं द रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा। इसकी स्थापना 1739 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है साइंस को बढ़ावा देना और समाज में जो साइंस का प्रभाव है उसको और मजबूत करना। 27 नवंबर 1895 में एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी जो विल है उसको साइन किया था, और अपनी इस विल में एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर नोबेल प्राइज़ के लिए समर्पित कर दिया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और पीस ये नोबेल प्राइज़ दिए जाते थे। बाद में हम देखते हैं कि 1968 में स्वीडन की सेंट्रल बैंक जो है इकोनॉमी के नोबेल प्राइज़ की शुरुआत करती है एल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो इस तरह से नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यहाँ पर हर क्षेत्र के लिए एक अलग इंस्टीट्यूट है जो उनको नोबेल देता है। जैसे कि हम बात करें मेडिसिन और फिजियोलॉजी की, तो ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस नोबेल पुरस्कार देती है फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में। द स्वीडिश अकेडमी जो है वो साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में पुरस्कार देती है, और यहाँ पर अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर हर साल इलेक्ट की जाती है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट द्वारा, जो डिसाइड करती है कि नोबेल का पीस पुरस्कार किसको मिलेगा। हर साल अक्टूबर की शुरुआत में इन अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है और 10 दिसंबर को अवार्ड सेरेमनी का आयोजन होता है। सिर्फ नोबेल पीस प्राइज़ की जो सेरेमनी है वो अलग से ऑस्लो में होती है, बाकी नोबेल पीस प्राइज़ की सेरेमनी हमको स्कॉटहोम में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था नोबेल प्राइज़ का संक्षिप्त इतिहास। अब समय है एमसीक्यू सेशन का। आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत से डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला था। उनको ये नोबेल प्राइज़ 2 और साइंटिस्ट के साथ मिला था जिनका नाम है मार्शल डब्ल्यू डेरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली। उनको ये नोबेल प्राइज़ फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मिला था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडिया के डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1968 से शुरू हुआ है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमी। और फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, साल 2022 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? फ्रेंड्स, साल 2022 में स्वंते पावो को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है मेडिसिन के क्षेत्र में उसको डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर हर नोबेल प्राइज़ पे डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिलेगा, और लास्ट में फ्रेंड्स 9 तारीख को जब लास्ट नोबेल अनाउंस किया जाएगा उस दिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अक्षय सर का ट्रिक वीडियो भी जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस कर लिया है फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो 3 अक्टूबर को दिया जाएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।